हेलो बच्चों, तो ये 11th क्लास का बेसिकली इकोनॉमिक्स है और चैप्टर जो है वो पूर्ति की कीमत लोच है। हम पूर्ति का सिद्धांत कर चुके हैं। वैसे ये क्या है, एक ही चैप्टर में दोनों है, बट इसे पार्ट 1 और पार्ट 2 में इसलिए कराया गया है क्योंकि ये क्या है, एक ही पार्ट में दे दिया गया है। जैसे कि एक एग्जांपल ले लो, मांग की जो सिद्धांत है और फिर मांग की कीमत लोच, दो अलग अलग चैप्टर में दिया हुआ है, बट इसे एक ही चैप्टर में दे दिया गया, इसलिए थोड़ा चैप्टर लेंथी हो गया है। ठीक है, इसलिए कोई फील करने वाली बात नहीं है। ठीक है, हम इसको क्या बहुत जल्दी खत्म कर देंगे पार्ट 2 के अंदर। मात्र ज्यादा से ज्यादा हम 20 मिनट भी नहीं लेने वाले। 20 मिनट का जो मोटिवेशन देना चाहूंगा, ये आधा घंटा ले लेते हैं, उसका मोटिवेशन मैं सिर्फ 30 सेकंड का वही दूंगा कि इसके अंदर 3 नंबर का क्वेश्चन 100% एग्जाम में आता है। हर इसमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने को आता है 3 और 1 4। 1 नंबर का कोई थ्योरी क्वेश्चन दे देगा, सोचो 4 नंबर पक्के हो जाएंगे अगर 30 मिनट की वीडियो देख लेंगे तो। नेक्स्ट नंबर पर रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ में नहीं, सिर्फ इतना हो सकता है कि आपको क्या है, एक दो बार वीडियो देखनी पड़े, पर स्किप कर करके मत देखना। ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं। मुझे लगता है 4 नंबर के लिए आप लोग अपना आधा घंटा पक्का दे सकते हो। ठीक है, वरना फिर वो 4 नंबर फाइनल में देख लेंगे आप लोगों को। ठीक है, देखते हैं। तो पूर्ति की कीमत लोच। ठीक है, तो इलास्टिक ऑफ सप्लाई किसे कहते हैं, यानी कि बेसिकली है पूर्ति की कीमत लोच किसे कहते हैं। तो डेफिनेशन देखना कितनी आसान है। पूर्ति की मात्रा में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन को जब कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन से भाग दे देते हैं तो हमें क्या निकलता है, पूर्ति की कीमत लोच ज्ञात होती है। तो कितना इजी है, क्या पूर्ति की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन। जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूं, एग्जांपल ये 10% की वृद्धि हुई है, कीमत कितने परसेंट, 10% बढ़ी है, तो मांग कितनी, वो पूर्ति कितनी बढ़ गई, 10% बढ़ गई। अरे समझ में नहीं आया, तो यहां डिवाइड कर दिया, कितना आ गया 1। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कितना आ गया, 1 आ गया। अरे समझ में नहीं आया, तो क्या कि कीमत में कितना प्रतिशत परिवर्तन हो रहा है, उसके बाद पूर्ति में क्या होगा, प्रतिशत परिवर्तन होगा। जैसे कीमत अगर घटेगी तो पूर्ति भी क्या हो जाएगी, घटेगी। जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूं, कीमत 10% कम हुई तो पूर्ति भी कितनी परसेंट कम हो गई, 10% हो गई। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? ठीक है, नहीं आई तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान के चलो 5% शर्ट की कीमत बढ़ गई, आ रहा समझ में नहीं आ रहा, तो जो उत्पादन करने वाले होंगे वो 5% पूर्ति बढ़ा देंगे। ठीक है, ये लो कितना आ गया 1। ठीक है, ज्यादा भी हो सकता है 10%। 5% कीमत वृद्धि हुई, पूर्ति कितनी बढ़ गई, 10%। कितना आ गया, 2 आ गया। क्लियर है, तो ये समझेंगे इन 5 कंडीशन पे। ठीक है, अभी क्या है, सिर्फ डेफिनेशन देखना है। तो डेफिनेशन कंप्लीट हो गया। ओके, क्या है, पूर्ति की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन को कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन से जब भाग दे देते हैं तो हमें क्या निकलता है, पूर्ति की कीमत लोच। डेफिनेशन बहुत इजी है, 1 नंबर की आ सकती है, याद कर लेना। नेक्स्ट, पूर्ति की कीमत लोच की कौन कौन सी स्थितियां होती हैं। तो बेसिकली 5 स्थितियां होती हैं पूर्ति की कीमत लोच की। पहली जो है वो पूर्ति की अनंत लोच है। अनंत लोच का मतलब है इलास्टिक ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटिव का मतलब होता है अनंत। आप समझते हैं कैसा अनंत होता है, जैसे एक ग्राफ के थ्रू समझते हैं, क्योंकि कई बार ग्राफ आ जाता है, ठीक है, या कंडीशन आ जाती है, समझ लेते हैं, दोनों ही समझ में आ जाएंगी। जैसे कि ये देखो, ये कीमत स्थिर है, यहां पर क्वांटिटी, ठीक है, यहां पर क्वांटिटी बढ़ गई, यहां पर देखो क्वांटिटी यहां है, यहां क्वांटिटी यहां है। इन सब में अगर आप एक चीज कॉमन देखोगे तो वो ये क्या है, कीमत क्या है, सामान है। देखो कीमत सामान है, ठीक है, क्वांटिटी क्या है, ये Q है, ये Q1 है, Q2 है, Q3 है, बढ़ रहा है घट रहा है। तो क्या डेफिनेशन लिखेंगे, मात्रा, क्या पूर्ति के बढ़ने तथा घटने का कीमत पर जब कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तो पूर्ति की लोच कैसी होती है, अनंत होती है। कैसी होती है, इन्फिनिटिव होती है। इंग्लिश में इन्फिनिटिव, हिंदी में अनंत कहते हैं। कब होता है ऐसा, जब पूर्ति बढ़े या घटे। देखो पूर्ति बढ़ रही है, पूर्ति घट रही है, बढ़ने और घटने का किस पर प्रभाव नहीं पड़ता, कीमत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल यहां देते हैं कि अगर किसी वस्तु की कीमत कम होती है तो उत्पादक क्या करता है, पूर्ति कम कर देता है। अर्ज में नहीं, पर यहां ऐसा नहीं हो रहा है, यहां पूर्ति कम हो रही है, कीमत फिर भी स्थिर है। अर्ज में नहीं, पूर्ति बढ़ाई जा रही है तो भी कीमत क्या है, स्थिर है। ऐसा कहां होता है, किस कंडीशन पे होता है। जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल यहां पर आपको और देना चाहूंगा। यहां पर आप क्या, कार ले लो, अरे समझ में नहीं आया, कार में देखो कीमतें क्या रहेंगी, स्थिर रहती हैं, चाहे पूर्ति बढ़े या घटे। अरे समझ में नहीं आया, इसका मतलब ये ऐसा नहीं है
कार का जब प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो कीमतें क्या हो जाएंगी उनकी, कम हो जाएंगी, ऐसा नहीं है। ठीक, कंपनियां इसीलिए पहले से जानती हैं कि हमारी कितनी कारें मार्केट में बिक सकती हैं, उतनी ही वो बनाती हैं, कीमत वो हाई रखती है, 1 करोड़ 2 करोड़ 10 लाख 5 लाख 20 लाख, आ रहा समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, तो इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट नंबर पे क्या है, पूर्ति की बेलोचदार लोच, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू 0, ये किस कंडीशन में होता है, तो ये यहां पर कंडीशन देख लेते हैं। ये रहा यहां पर आपका प्राइस, ये रहा यहाँ आपका प्राइस, और ये रहा आपका यहाँ पर प्राइस। अब देखो एक कंडीशन ये है सप्लाई, एक कंडीशन ये है, और एक कंडीशन ये है, ये S1 S2, क्लियर है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, कीमत के बढ़ने तथा घटने का, क्या, कीमत के बढ़ने तथा घटने का पूर्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो समझ लो कि पूर्ति की लोच कैसी है, बेलोचदार है। कैसी है, बेलोचदार है। क्यों है बेलोचदार, ऐसा कहाँ होता है, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, गवर्नमेंट है, इसमें गवर्नमेंट राशन दे रही है, समझ में आ रहा नहीं आ रहा, तो वहां पर जो देखो कीमत बढ़े या घटे, क्वांटिटी उतनी ही रहेगी। मैं आप लोगों को पूरे देश का एग्जांपल देके नहीं समझा रहा हूं, इसका रीजन ये है कि हम लोग व्यष्टि अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं, हम आपके घर का एग्जाम्पल देके समझाएंगे। जैसे आप घर में राशन लेने जाते हो, ठीक है, अगर राशन लेने जाते हो, 4 लोग घर के मेंबर हैं, एक व्यक्ति को कितना मिलता है, 5 किलो, तो कितना, 20 किलो राशन मिलेगा आपके घर में। अब गवर्नमेंट बोल दे कि हम क्या है, जो राशन दे रहे हैं वो 2 रुपए किलो देंगे, बात समझ में आ रही नहीं आ रही, तो 2 रुपए के हिसाब से आपको मिल रहा है। ठीक है, फिर गवर्नमेंट ने कहा नहीं अब 4 रुपए किलो के हिसाब से देंगे, तो भी गवर्नमेंट 20 किलो ही देगी। ऐसा तो नहीं है 4 रुपए दे दे तो तुम कहो जी 50 किलो दे दो, उसने फिक्स किया हुआ है एक बंदे को 5 किलो देना है, 4 बंदे हैं तो 20 किलो जाएगा। अब चाहे गवर्नमेंट आपसे 2 रुपए ले, चाहे 4 रुपए ले, या 0 कर दे, जैसे अभी गवर्नमेंट ने क्या है 0 रुपए कर रखा है, फ्री दे रही है, तो कीमत के बढ़ने तथा घटने का पूर्ति पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जितना लोगों को राशन देना है गवर्नमेंट उतने को तो देगी ही देगी। क्लियर हो गया, तो पूर्ति की बेरोजगार लोच समझ में आ गई, क्या, कीमत के बढ़ने तथा घटने का पूर्ति पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो समझ लो कि पूर्ति की लोच कैसी है, बेरोजगार है। अब 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि पूर्ति की लोच एक्स अक्ष के समांतर कब होती है। देखो ये एक्स अक्ष है, और ये देखो बिल्कुल सेम इसी की तरह है, एक्स अक्ष को ये देखो सीधा है ना, यहाँ पर मैं एक एग्जांपल और देते हैं, ये देखो सीधा है स्ट्रेट लाइन, तो ऐसा कब होता है, तो आप बोल दोगे जहां पर पूर्ति की लोच कैसी होगी, अनंत होगी। ठीक है, नेक्स्ट नंबर पे मान के चलो आ जाए पूर्ति की लोच, आ जाए किस स्थिति के अंदर वाई अक्ष के समांतर होता है। ये देखो वाई ये रहा 0, ये रहा एक्स, तो ये देखो बिल्कुल वाई सीधा है स्ट्रेट, ये भी देखो स्ट्रेट है, अरे समझ नहीं आता, ये देखो ऐसे स्ट्रेट है, अगर ये ऐसे स्ट्रेट है तो किस कंडीशन में होगा, बेलोचदार। ठीक है, क्यों होता है, तो रीजन यहाँ पर बता ही दिया, कीमत के बढ़ने तथा घटने का पूर्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट नंबर पे कौन सा क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट नंबर पे आपका क्वेश्चन है इकाई के समान पूर्ति की लोच। ठीक है, अब इकाई के समान अगर पूर्ति की लोच समझनी है तो इसकी डेफिनेशन भी क्या है, हम बहुत इजी तरीके से देने वाले, ऐसी डेफिनेशन रट्टा ना मारनी पड़े, क्योंकि अगर रट्टा मारना पड़ गया तो फिर दिक्कत क्या है, दिक्कत वही है कि बार 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 आपको देखना पड़ेगा, किताबें देखनी पड़ेंगी, वीडियो देखनी पड़ेगी, और मैं चाहता हूं कि कोई भी चीज आप दिमाग से समझें और उसके बाद आसानी से उसकी डेफिनेशन खुद बना लें। ठीक है, देखो कैसे, इकाई के समान पूर्ति की लोच, क्या ऐसा हो सकता है, हाँ बिल्कुल हो सकता है, अगर आप अच्छे से सुन रहे हैं तो। देखते हैं कैसे, इकाई के समान पूर्ति की लोच किसे कहते हैं, यहाँ देखो डेफिनेशन बनानी है, तो मान के चल लेते हैं कि कीमत में 10% की वृद्धि हो गई, तो पूर्ति कितनी बढ़ जा रही है, 10 ही % बढ़ रही है, तो कितना आ गया, 1 आ गया, यानी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, इसको प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई भी बोलते हैं, ठीक है, पर मैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई बोल रहा हूं। क्लियर है, तो भाई बात वही है। ठीक है, अब जैसे कि अब डेफिनेशन बनाते हैं, डेफिनेशन क्या है, तो डेफिनेशन लिखेंगे इसके अंदर, कीमत में होने वाले परिवर्तन, क्या, कीमत में होने वाला परिवर्तन और पूर्ति में होने वाला परिवर्तन जब एक समान होता है, देखो दोनों समान है, क्योंकि आंसर एक आना चाहिए, इकाई के समान आना चाहिए। इकाई के समान किस स्थिति में होगा, 15%, 15%, कीमत क्या हुई, 15% बढ़ गई, तो पूर्ति भी 15% बढ़ गई, कीमत 15% घट गई, तो उत्पादक ने पूर्ति भी क्या की, 15% कम की, कितना आ गया, 1 आ गया। आरएसएन में डेफिनेशन में क्या लिखेंगे, कीमत में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन पूर्ति में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन के बराबर होता है, तो वहां पर क्या है,
पूर्ति की लोच इकाई के समान होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट नंबर पे क्या कह रहा है, नेक्स्ट नंबर पे आपका है इकाई से अधिक पूर्ति की लोच किसे कहते हैं। ठीक है, इलास्टिसिटी है मतलब मोर देन 1। ठीक है, यहाँ पर ES क्या है, मोर देन 1 है। कैसे होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर भी ऐसे देख लेंगे, भाग करके डिवाइड करके यहाँ 10 मान लेते हैं चेंजेस हुआ, और ऊपर मान के चल रहे थे 10 से ज्यादा, क्योंकि 10 से ज्यादा मानेंगे जब भी क्या होगा, 1 से अधिक आएगा। तो हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया 1.5। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कितना आ गया 1.5 आ गया। ये क्या है, इकाई से ज्यादा है या नहीं, 1 से तो ज्यादा है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, इलास्टिसिटी कह रहा है मोर देन 1। क्लियर है, इकाई से अधिक। तो अब डेफिनेशन क्या बनाएंगे, डेफिनेशन लिखिए, कीमत में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन पूर्ति में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन से कम होता है। अब आप अपनी शब्द में लिख सकते हो क्या, पूर्ति में वो कीमत में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन कम होता है और पूर्ति में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन अधिक होता है। तो पूर्ति की जो लोच है वो इकाई से अधिक होती है। डेफिनेशन बन गई नहीं बन गई। ठीक है, अब आ जाओ भाई, कौन सा, इकाई से कम पूर्ति की लोच। इकाई से कम पूर्ति की लोच किस स्थिति में होती है, अरे समझ में, तो इकाई से कम, भाई डेफिनेशन खुद बना लेंगे। यहां पर मान के चल लेते 10% कीमत में परिवर्तन हुआ, चाहे वृद्धि हुई चाहे कमी हुई। ठीक है, अब इसी के क्या ले लो, थोड़ा सा एंटी अगेंस्ट ले लेते हैं। ठीक है, कम ले लेते हैं। ठीक है, तो कितना आएगा 0.5, इकाई से कम है। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कितना आया 0.5 आया। ठीक है, तो हम कह सकते हैं इलास्टिसिटी क्या है, जो वो लेस देन 1 है। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई लेस देन 1। ठीक है, इक्वल टू लेस देन 1 कब होगा, तो कीमत में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन अधिक होगा और पूर्ति में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन कम होगा। ये देखो, ये ज्यादा है और ये कम है। ठीक है, तो इस स्थिति में क्या होगा, पूर्ति की लोच जो होगी इकाई से कम होगी। क्लियर हो गया, आगे समझे। ठीक है, अब जो क्वेश्चन है वो सिलेबस में ये है कि पूर्ति को निकालने की जो प्रतिशत विधि है वो बताइए। ठीक है, वैसे बिंदु विधि भी है ना, ग्राफीय विधि भी है, तो पर हम यहाँ ग्राफीय विधि का डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि वो सिलेबस में नहीं है, सिर्फ प्रतिशत विधि है। तो प्रतिशत विधि देखते हैं। ठीक है, अब यहीं पे प्रतिशत विधि देखते हैं, कितना इजी है। अगर बिल्कुल भी फोकस क्या है, इधर उधर नहीं है आप लोगों का, तब समझ लो कि फिर इससे इजी आपको नहीं मिलेगा। अगर फोकस इधर उधर है तो कुछ भी कह सकते हो कि ये है वो है वगैरह, 1000 रीजन देते थे इसमें। अब यहाँ सबसे बड़ी इजी क्या है कि यहाँ पर हमें पूरा नहीं मिटाना है, क्योंकि हमने जो पढ़ा है वो क्या, एक एक चीज हमारे काम आने वाली है। थोड़ा देखते हैं कैसे काम आती है। ठीक है, अब देखते हैं कैसे। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, अभी तो हमने फॉर्मूला याद किया था, ये वाला डेफिनेशन याद की थी क्या, पूर्ति की मात्रा में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन बट्टे में कीमत में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन। ये कौन सी विधि है, ये प्रतिशत विधि है, परसेंटेज मेथड। ठीक है, तो देखते हैं भाई प्रतिशत विधि को। तो यहां पर क्या लिखेंगे, कैसे निकालते हैं, पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन, ध्यान देना। ठीक है, क्या मात्रा वर्ड जरूर आएगा, बट्टे में पहली कीमत। ठीक है, नीचे क्या आएगा, कीमत में परिवर्तन बट्टे में पहली मात्रा, पहली कीमत। आ रहा समझ नहीं आया, ये तो हिंदी का फॉर्मूला बन गया। ठीक है, बट अब इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा सॉल्व करने के मेथड में बताते हैं। ठीक है, तो देखना क्या है यहां पर हमें, तो देखना हमें यहां पर है। ठीक है, देखते हैं यहां तक आ रहा है नहीं आ रहा, हाँ आ रहा है। तो क्या करते हैं, डेल्टा क्यू अपॉन में क्यू मल्टीप्लाई, यहां बेसिकली है प्रतिशत परिवर्तन को किससे डिनोट करेंगे, 100 से। ठीक है, आ रहा समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, अगर यहाँ मात्रा वर्ड नहीं लगाओगे तो यहाँ 100 लगाना पड़ेगा। क्लियर है, मैंने यहाँ मात्रा वर्ड लगा दिया इसलिए 100 नहीं लगाया। ठीक है, चलो यहाँ लगा देते हैं 100 और मात्रा वर्ड हटा देते हैं। पूर्ति में परिवर्तन, किसमें, पूर्ति में परिवर्तन, ये आपका क्या हो गया, यहाँ पर 100 हो गया। ठीक है, यहाँ क्या है, डेल्टा पी अपॉन में
P मल्टीप्लाई 100। क्लियर हो गया? ये आपका फॉर्मूला हो गया। 100 से 100 कैंसिल, तो ES इजकल टू क्या हो गया, डेल्टा Q अपॉन में Q मल्टीप्लाई, यहाँ क्या है बेसिकली, अगर मैथ पढ़ा होगा 10th क्लास तक जब भी इकोनॉमिक्स ली है, तो ये तो पता ही होगा कि ये नीचे वाला ऊपर जाएगा, और ये तो यहाँ पर क्या होगा, P अपॉन में डेल्टा P। ये आपका क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। तो मोस्ट ऑफ जो फॉर्मूला आपको याद रखना है वो ये याद रखना है और ये याद रखना है, ठीक है। ये हिंदी वाला उतना नहीं है, बट समझने के लिए आपको जरूरी है, ठीक है। अब मैं एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं यहाँ पर, ठीक है, और उस तरीके से आप देखो तो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे, ठीक है। किसी भी तरीके का क्वेश्चन आपको आ जाए, ठीक है, समझने वाली बात है यहाँ पर। एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि मान के चलो किसी वस्तु की जो कीमत है, ठीक है, वो 10 रुपए है, प्राइस कितना है 10 रुपए, तो वो कितना बना रहा था, प्रोडक्शन कितना कर रहा था मालिक, तो क्वांटिटी कर रहा था 1000 या 100 ले रहे थे, ठीक है। इसी तरीके से कीमत क्या हो गई, अब आपकी बढ़ गई 20 रुपए हो गई, तो क्या होगा, कीमत जैसे ही बढ़ेगी वैसे उत्पादन अधिक होगा, क्योंकि पूर्ति का नियम तो यही कहता है। तो यहाँ पर कितना हो गया 200, क्लियर है, या मान के चल लो 500, ठीक है। अब देखते हैं कैसे निकालेंगे, तो ये रहा फॉर्मूला बताया था, डेल्टा क्यू निकालेंगे। तो डेल्टा क्यू कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पर डेल्टा क्यू को निकालने का फॉर्मूला मैं बता देता हूँ। डेल्टा क्यू इजकल टू Q1 माइनस में Q, और P का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा P अपॉन में P1 माइनस में P। ये दोनों निकालने आ गए, ठीक है, क्योंकि यहाँ डेल्टा Q और डेल्टा P है। अब देखते हैं भाई डेल्टा Q क्या है, तो डेल्टा Q Q1 माइनस में Q, Q1 कितना है 500 माइनस में 100 इजकल टू 400। ये क्या हो गया आपका डेल्टा Q हो गया, क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट नंबर पे क्या है, डेल्टा P, डेल्टा P इजकल टू P1 माइनस में P, P1 कितना दिया हुआ है तो 20, 20 माइनस में 10 कितना हो गया 10, ये आपका डेल्टा P हो गया। डेल्टा Q आ गया, डेल्टा P आ गया, अब फॉर्मूला क्या है ये रहा, ठीक है, रख देते हैं, ठीक है, ये रहा फॉर्मूला, ध्यान देना है यहाँ पर, ठीक है। तो क्या है, ES इजकल टू डेल्टा Q अपॉन में Q मल्टीप्लाई डेल्टा नहीं P अपॉन में डेल्टा P, ठीक है। डेल्टा Q कितना दिया हुआ है आपका, तो डेल्टा Q 400 है। नेक्स्ट नंबर पे Q कितना दिया है, यानी कि 100, इसको बोलते हैं Q का मतलब पहली मात्रा, ठीक है, तो कितना है 100 मल्टीप्लाई P कितना दिया है यहाँ पर देखो 10, डेल्टा P अंतर कितना आया था P1 में से जब P माइनस किया था तो 10, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, इलास्टिक ऑफ सप्लाई कितना आ गया 4 आ गया, इकाई से क्या है अधिक है, क्लियर हो गया। इतने के आपको क्या है 4 नंबर का क्वेश्चन आता है तो 4 नंबर पूरे मिल जाएंगे, 3 नंबर का आता है तो 3 नंबर आपको पूरे मिल जाएंगे। कितना इजी है, समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, पर क्वेश्चन कई बार चेंज हो जाता है, समझ में नहीं है, ऐसा नहीं है कि S2 जैसे ही क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है, बट ये आपका सबसे इजी क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर पे क्या है, बाकी क्वेश्चन कैसे आते हैं थोड़ा सा इसको भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि मान के चलो बाकी क्वेश्चन आ सकते हैं कि इलास्टिक ऑफ सप्लाई तुम्हारा दिया हो, ठीक है, क्या दिया हो, इलास्टिक ऑफ सप्लाई दिया हो, ठीक है। जैसे कि मान के चलो उसने कह दिया कि इलास्टिक ऑफ सप्लाई जो है वो 4 है, समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, और बोल रहा है कि ये निकाल के दिखाओ, क्या Q1 निकाल के दिखाओ। क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन आएगा 10 रुपए की कीमत पर उत्पादन 100 इकाइयां होता है, यदि कीमत बढ़कर 20 रुपए हो जाती है तो बताइए कि उत्पादन की कितना बढ़ेगा जब इलास्टिक ऑफ सप्लाई यानी कि पूर्ति की जो कीमत लोच है वो 4 है। अब आपको यहां निकालना है, तो ये बिल देखो कितना इजी है, डेल्टा P कितना हो जाएगा, डेल्टा P P1 माइनस में P, क्योंकि ये दोनों दिया है हमारे पास, 20 माइनस में 10 कितना आ गया 10 आ गया। नेक्स्ट नंबर पे डेल्टा Q, डेल्टा Q क्या है Q1 माइनस में Q, हमारे पास Q1 है ही नहीं तो ऐसे ही रहने देंगे, Q तो दिया है 100, ठीक है। नेक्स्ट नंबर पे इलास्टिक ऑफ सप्लाई का फॉर्मूला रख देंगे, इलास्टिक ऑफ सप्लाई इक्वल टू क्या होता है डेल्टा Q अपॉन में Q एंड P अपॉन में डेल्टा P। डेल्टा Q कितना दिया हुआ है, तो डेल्टा Q यहाँ पर नहीं दिया, तो डेल्टा Q को डेल्टा Q ही रख देंगे। Q कितना दिया है 100। नेक्स्ट नंबर पे प्राइस कितना दिया हुआ है 10 रुपए, डेल्टा P कितना दिया है 10 रुपीज, तो ये कितना आया था आपका
ये आया था आपका 4, इलास्टिक ऑफ सप्लाई दिया है ना 4, ठीक है। तो देखो 10 से 10 कैंसिल, यहां देखो डिवाइड से इधर आ जाएगा, तो डेल्टा क्यू कितना आ गया 400, कितना आ गया 400, यस और नॉट, ठीक है। अब हम यहां पर क्या रख देंगे, रख देंगे डेल्टा क्यू इजकल टू Q1 माइनस में 100, डेल्टा क्यू कितना है 400, माइनस का इधर आ जाएगा प्लस, क्लियर हो गया। तो इससे क्या पता चलता है कि आपको पैर बुक स्लिप बचने लगी, जस्ट अ मिनट, ठीक है। आ समझ में नहीं आ रहा, तो ये डेल्टा क्यू आपका कितना आ गया Q1 500 आ गया, ठीक है। अब थोड़ा सा और चेंज कर लेते हैं एक और किसी क्वेश्चन को, ठीक है। ये आपका आ गया 500, पहले भी 500 ही था, मैं हर क्वेश्चन इसी क्वेश्चन को 4 बार चेंज कर दे रहा हूँ, जिसकी वजह से आप कोई सा भी क्वेश्चन देखोगे तो इसी तरीके का होगा, ठीक है। जैसे कि अब यहाँ पर हम थोड़ा सा चेंजेस क्या कर रहे हैं, तो अब हम यहाँ पर थोड़ी सी चेंजेस कर ले रहे हैं कि इलास्टिक ऑफ सप्लाई दी हुई है 4 रुपए, ठीक है। यहाँ पर P1 नहीं दिया, कह रहा है 10 रुपए पर जो उत्पादन हो रहा है वो 100 इकाई हो रहा है, ठीक है। कीमत बढ़ जाती है तो उसके बाद इकाइयां 500 रुपए होती है, तो इलास्टिक ऑफ सप्लाई 4 है, बताइए कीमत में कितनी वृद्धि हुई, ठीक है, या बढ़ी हुई कीमत क्या है। तो यहां पर भी ऐसे डेल्टा पी कितना हो जाएगा P1 माइनस में P1 दिया है, नहीं दिया, P तो दिया है कितना 10, डेल्टा क्यू कितना हो जाएगा, तो Q1 माइनस में Q1 कितना दिया है 500 माइनस में 100, ठीक है। तो बेसिकली ये डेल्टा क्यू तो निकाल सकते हैं हम लोग, डेल्टा क्यू कितना आ गया 400 आ गया, ठीक है। अब फॉर्मूला जो है हमारा उस पर रख देंगे, ES इजकल टू क्या है, ES इजकल टू डेल्टा Q अपॉन में Q एंड P अपॉन में डेल्टा P, क्लियर हो गया। अब समझते हैं यहाँ पर डेल्टा Q कितना है, डेल्टा Q हमारा 400 है और Q कितना दिया है हमारा 100, नेक्स्ट नंबर P कितना दिया है, यहाँ पर देखो 10 दिया है। बात समझने वाली बात है, फुल फोकस होना चाहिए, अरे समझ में नहीं आ रहा, ऐसा नहीं है कि वीडियो पे ध्यान है और याद किसी और की आ रही है, अरे समझ में बहुत भारी पड़ेगा, समझ में नहीं है, एक तो टाइम भी खराब होगा, ऊपर से कहोगे अरे यार दोबारा देखते हैं, अरे में कुछ नहीं रखा है फालतू की चीजों में। आगे देखते हैं, मैं इसलिए समझा रहा हूँ, इसका रीजन ये है कि बाद में रियलाइज हो कि यार ये तो गलत हुआ, अरे इसमें तो पहले ही रियलाइज कर लेते कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो है वो क्या है, पढ़ाई है, अरे समझ में नहीं है। ये वो सब चीजें आपकी चेंज कर सकती है जो आपके सपने हैं, और जिधर आप सोच रहे हो वो बिल्कुल कुछ भी चेंज नहीं कर सकता, अरे समझ में नहीं आ रहा, फोकस। डेल्टा पी कितना है, तो डेल्टा पी हमारा यहाँ पर देखते हैं, डेल्टा पी दिया हुआ है हमारा, नहीं दिया, तो डेल्टा पी को डेल्टा पी रख देंगे, ये हमारा कितना है 4 दिया है, इससे ये कैंसिल हो गया, समझने वाली बात है। तो यहाँ कितना आया 4 मल्टीप्लाई 10 और नीचे कितना है डेल्टा पी, क्लियर हो गया। डेल्टा पी डिवाइड में इधर आएगा, यहाँ देखो डिवाइड में इधर आएगा मल्टीप्लाई, तो 4 अपॉन में डेल्टा, ये कितना हो गया 40, अब 4 मल्टीप्लाई से नीचे जाएगा, कितना आ गया 10 आ गया डेल्टा पी, ठीक है। अब यहां पर क्या है डेल्टा पी का है, यहां रख देंगे, क्या रखेंगे, तो देखना डेल्टा पी इजकल टू P1 माइनस में 10, डेल्टा कितना है 10 है, ये P1 माइनस का इधर आ गया 10 और 10 कितना हो गया, माइनस के इधर आ गया प्लस हो जाएगा, P1 हमारा 20 हो गया, ये लो, अरे समझ में नहीं आ रहा। इस तरीके से क्वेश्चन कैसा भी है, बस थोड़ी सी बुद्धि लगाना, हॉपलेस मत होना और डरना तो बिल्कुल ही मत क्वेश्चन से, ठीक है। बस अपने दिमाग को फ्रेश रखना, ठीक है, क्योंकि अक्सर क्या है आप लोगों का माइंड फ्रेश नहीं रहता है, उल्टी सीधी दिमाग में चलती हैं चीजें और वही क्या करती है क्वेश्चनों को स्पॉइल कर देती है पूरा, और तुम्हें लगता है कुछ समझ में ही नहीं आया यार, अरे समझ नहीं आया। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्या है, ये देखो हमारा ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो एक और क्वेश्चन रह रहा है, और वो क्वेश्चन ये है कि पूर्ति की लोच को प्रभावित करने वाले कारण कौन कौन से हैं। तो पूर्ति की लोच का ये लास्ट क्वेश्चन है, और बेसिकली ये मोस्ट इंपोर्टेंट भी क्वेश्चन इसलिए बन जाता है क्योंकि कभी कभार ये 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है या 3 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है या फिर 1 नंबर में एमसीक्यू में आ जाता है, पर क्वेश्चन आता जरूर है, इसलिए इसको भी क्या है अच्छे से समझ लो। क्वेश्चन क्या है कि पूर्ति की लोच को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, ठीक है।
तो एक में आएगा तो एमसीक्यू में आ जाएगा। तीन ऑप्शन दिए हो, एक नहीं दिया हो, बोले कि इसमें से कौन सा नहीं है, समझ में आ रहा है ना। या फिर ऐसा हो तीन ऑप्शन, चार ऑप्शन दिए हो, चार में से एक ऑप्शन हो, तीन नहीं हो, तो बोले इनमें से कौन सा सही है। क्लियर है। क्वेश्चन हाँ में भी कई बार पूछता है कौन सा है इनमें से रीजन जो पूर्ति की लोच को प्रभावित करता है। कभी कभार इसका उल्टा भी पूछ लेता है, इनमें से कौन सा कारण है जो पूर्ति की लोच को प्रभावित नहीं करता है। तो क्वेश्चन को रीड बहुत अच्छे से करना चाहिए, जिसकी वजह से एग्जैक्ट आंसर आप दे सको। अगर जहां तक हो सके वहां तक एक ही बार में बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए, वरना दो बार तो क्वेश्चन जरूरी पढ़ना चाहिए। क्लियर। तो पहला जो पॉइंट है वो बताते हैं समय तत्व। समय तत्व से अभिप्राय यह है कि जितना अधिक समय होगा उतनी ही पूर्ति की लोच क्या होगी, लोचदार होगी। और समय तत्व जितना ही कम होगा पूर्ति की लोच उतनी ही बेलोचदार होगी। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, ठीक है। मैं क्या है यहीं पे इसी का एग्जांपल दे देता हूं, इकोनॉमिक्स का ही, ठीक है। इकोनॉमिक्स अगर आपको 1 ईयर पूरा मिल रहा है, सोच के चलो कितना, 1 ईयर पूरा मिल रहा है, तो समय तत्व ज्यादा है। अरे समझ में, तो आपके पास ऑप्शन है कि एक लेसन को आप क्या करोगे, आराम से देते हुए समय चलोगे, 15 दिन 20 दिन, ठीक है। यही आपके मान के चल लो समय तत्व कितना है, 1 मंथ। अब आपको पता है एग्जाम आने वाले, एक दो महीने ही बचा है, तो बच्चे क्रैश कोर्स ले लेते हैं। अरे समझ नहीं आ रहा कि एक ही महीने में फटाफट रिवीजन करा देते हैं, ठीक है। तो वो जो क्रैश कोर्स है वो आपके पास देखो समय अब कम है, तो आप 15 दिन एक चैप्टर को नहीं दे सकते। आप क्या करोगे, फटाफट 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 क्या करते खत्म करते चलोगे, जिसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा। यहां पर पूर्ति की लोच कैसी होती, लोचदार होती। क्यों होती कि यहां आपके पास ऑप्शन है, आप क्या कर सकते हो, बढ़िया से बढ़िया बढ़िया से बढ़िया चीजें ढूंढ सकते हो। अरे समझ में नहीं आ रहा, आप 10,000 वाले टीचर को भी ढूंढ सकते हो, 15,000 वाले को भी ढूंढ सकते हो, 500 रुपए वाले टीचर को भी ढूंढ सकते हो। क्लियर। क्यों, क्योंकि आपके पास टाइम ज्यादा है, या आपके पास टाइम कम है। और टाइम कम होने की वजह से क्या है, आपको पढ़ना है। अरे समझ, तो आपके पास ऑप्शन नहीं है, पूर्ति की लोच बेरोजगार होगी। अगर कोई बोलेगा 2,000 रुपए लूंगा मैं पूरे कोर्स के, 10,000 रुपए लूंगा, तो आपको देने पड़ेंगे। बात समझ में आगे नहीं आगे क्या। समय तक तो जितना ज्यादा होगा पूर्ति की लोच उतनी ही रोजगार होगी, क्योंकि कम और बढ़ने का ऑप्शन होगा। समय तक तो जितना कम होगा पूर्ति की लोच उतनी ही बेरोजगार होगी, क्योंकि ऑप्शन नहीं होगा, कम बढ़ा नहीं सकते समय के अनुसार, क्योंकि समय कम है। नेक्स्ट नंबर, उत्पादन की विधि। यदि उत्पादक के द्वारा आधुनिक तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है तो पूर्ति की लोच कैसी होगी, लोचदार होगी। कैसी होगी, यहां पर दो वर्ड लिख देते हैं, लोचदार। कैसी होगी पूर्ति, जस्ट अ मिनट, क्या बात है, ठीक है। कैसा होगा, लोचदार, यहां लोचदार लगा देते हैं, ठीक है। ये लोचदार और ये बेलोचदार। यहां पर एक चीज और समझ लेते हैं कि लोचदार और बेलोचदार किसे कहते हैं, ठीक है। वैसे मैंने पीछे समझा दिया है, बट उसके बाद छोटा सा ले लेते हैं, क्योंकि आपको यहां पर थोड़ा अजीब लग रहा होगा, ठीक है। बेलोचदार वह स्थिति होती है जहां पर कीमत के बढ़ने तथा घटने का पूर्ति पर फर्क नहीं पड़ता। आ रहा, समझ में नहीं आ रहा, पूर्ति स्थिर रहेगी। और इस कंडीशन में क्या होता है, आपकी क्वांटिटी स्थिर रहेगी। आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। ये प्राइस है, इसका मतलब है कीमत स्थिर रहती है तो लोचदार है, और कीमत क्या है, बड़े घटे पूर्ति स्थिर रहे तो बेलोचदार है। क्लियर हो गया। अब समझते हैं उत्पादन की तकनीक। यदि उत्पादक के द्वारा आधुनिक तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है, यानी बढ़िया तकनीक का, तो वो क्या होगा, उत्पादक की जो पूर्ति होगी, जो वस्तु की पूर्ति होगी, वो कैसी होगी, लोचदार होगी। क्यों लोचदार होगी, क्योंकि उसके पास मॉडर्न टेक्निक है। मॉडर्न टेक्निक की वजह से क्या होगा कि वो ज्यादा उत्पादन कर सकेगा। अरे समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। अब नेक्स्ट नंबर पे, यही उत्पादक के द्वारा अगर मान के चलो पुरानी तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है, पुरानी तकनीक क्या होगी, बेकार पुरानी जो 500 साल पहले यूज होती थी, उस दौरान क्या होगा, कीमत के बढ़ने तथा घटने पर उत्पादन क्या नहीं कर पाएगा, तो उत्पादक पूर्ति नहीं बढ़ा पाएगा। जैसे एक मोची है, मोची दो ही जूते बना पाता है, कीमत मान के चलो जूतों की 500 की जगह कोई 2,000 रुपए दे, तो भी ऐसा नहीं हो सकता ना कि वो दो की जगह चार बना के दे दे एक दिन के अंदर, नहीं हो पाएगा ना। क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो पूरी क्षमता के साथ बना रहा है, तब दो जोड़ी जूते बना पा रहा है, ठीक है। कीमत अगर 2,000 भी हो जाएगी तो भी वो दो ही जूते बना पाएगा। क्यों, क्योंकि वो पुरानी तकनीक का प्रयोग कर रहा है। ये ऐसा नहीं है, ये क्या करेगा, क्वांटिटी बढ़ा देगा। जैसे इसे लगेगा कि क्या बोलते हैं 200 जोड़ी जूते के कॉन्ट्रैक्ट आए, आरएस में नहीं है, मशीन उसके पास है ही, मजदूर और बढ़ा देगा। आरएस में नहीं आ रहा, अगर लगेगा कि रेगुलर डिमांड ज्यादा है तो और मशीनें बढ़ा लेगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट में वस्तु की प्रकृति। अब वस्तु की प्रकृति कैसी है, वस्तु की प्रकृति दो प्रकार की होती है, या तो खराब होने वाली वस्तुएं होती है या टिकाऊ वस्तुएं होती है, ठीक है। यदि वस्तुएं टिकाऊ है तो पूर्ति की लोच कैसी होगी, लोचदार होगी। क्यों होगी, क्योंकि बेसिकली समझना, टिकाऊ वस्तु है तो वो क्या करेगा,
जब बेचेगा जब उससे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। समझ में नहीं आ रहा? कब? 2 साल बाद भी बेच सकता है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर पे मान के चलो, यदि कोई वस्तु टिकाऊ नहीं है तो वो उसकी पूर्ति कैसी होगी? बेरोजगार होगी। बेरोजगार किस स्थिति में होगी? कीमत के बढ़ने तथा घटने पर पूर्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये है, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, टमाटर है, अरे समझ में नहीं है, मीट है, ये कैसी होती है? खराब होने वाली होती है, तो इनको उत्पादक रख नहीं सकता कि यार आज 2 रुपए किलो, मान के चलो टमाटर 2 रुपए किलो बिक रहे हैं, ठीक है, तो वो यहां पर ये नहीं कह सकता 2 रुपए किलो बिक रहे हैं मैं नहीं बिकूंगा, उसके पास जितने टमाटर उसे बेचने पड़ेंगे, वरना 10 दिन बाद वो खराब हो जाएंगे, ठीक है। इसीलिए यहां पर क्या है? बेरोजगार होगी। अगर 100 रुपए किलो है तो भी उस पर 10 है किलो टमाटर में, तो वो उसे बेचने पड़ेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये चीजें खराब हो जाएंगी अगर लंबे समय रखेंगे। अब प्रॉपर्टी ले लो, अर्ज में प्रॉपर्टी यहां पर मान के चल लो कि 10,000 रुपए चल रहा है स्क्वायर फीट, ठीक है, 10,000 रुपए गज चल रहा है, ठीक है, मान के चल लेते, तो वो आज नहीं बेचेगा, वो 2 साल बाद बेचेगा जब इसकी 20,000 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो खराब नहीं होने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर, उत्पादन की क्षमता। यदि किसी वस्तु के उत्पादन की क्षमता अधिक है, मतलब इसमें यदि किसी वस्तु का आप उत्पादन ज्यादा कर सकते हैं तो पूर्ति कैसी होगी? लोजदार होगी। यही आप मान के चलो उत्पादन क्षमता आपकी कम है, अर्ज में, तो पूर्ति बेलोजदार होगी। क्यों होगी? अगर ज्यादा कोई आपसे मांगेगा भी क्वांटिटी, आप दे ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपकी उत्पादन की क्षमता नहीं है। जैसे मैंने बताया, मजदूर के पास इतना वो ही नहीं है, मतलब मोची के पास इतना रिसोर्सेस ही नहीं है कि अगर 100 जोड़ी जूते आ जाए तो वो 10 दिन में बना के दे दे। क्यों? क्योंकि उसके पास रिसोर्सेज नहीं है, मशीनरी नहीं है, ठीक है। तो यहां पर क्या है? उत्पादन की क्षमता। यही उत्पादन की क्षमता अगर अधिक है तो वो उस दौरान क्या होगा? लोजदार होगी। क्लियर है? क्यों? क्वांटिटी बढ़ेगी तो ज्यादा बना के दे देगा, कम होगी तो कम बनाकर देगा। कीमत की भावी संभावना है। अब देखो, भविष्य में कीमत बढ़ने वाली है तो क्या होगा? भविष्य में कीमत बढ़ने वाली है तो उत्पादक अभी पूर्ति क्या करेगा? कम करेगा। तू जानता है जब कीमत बढ़ जाएगी तब मैं इसका उत्पादन करूंगा तो मुझे ज्यादा फायदा होगा। अगर वो अभी कम कर सकता है, क्या भविष्य में कीमत बढ़ने वाली है तो अभी वो पूर्ति क्या करेगा? कम करेगा। तो पूर्ति की लोच कैसी होगी? कैसी होगी? लोचदार होगी, बेलोचदार होगी? यहां पर देखो समझने वाली बात है, भविष्य में कीमत घटने की संभावना है और भविष्य में कीमत बढ़ने की संभावना है, तो अभी पूर्ति को वो क्या कर देगा? बढ़ा देगा। बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही? इसका मतलब क्या हुआ? यदि भविष्य में कीमत बढ़ने की संभावना है तो पूर्ति कैसी होगी? बेलोचदार होगी, ठीक है। और अगर भविष्य में कीमत बढ़ने की संभावना नहीं है तो कैसी होगी? अभी लोचदार होगी। नेक्स्ट, उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तुओं की संख्या। यदि उद्योग बहुत सारी वस्तुओं का उत्पादन कर सकता है, मतलब समझ में, कोई एक ऐसा उद्योग है जो 10 वस्तुओं का उत्पादन कर रहा है, जैसे टाटा ले लो, हर चीज बना रहा है, और उसमें तो उसकी पूर्ति कैसी होगी? पूर्ति की लोचदार होगी। क्यों होगी? क्योंकि अगर वो देखेगा ये चीजें बड़ी सस्ती चल रही है, ये चीजों में नुकसान हो रहा है, तो वो उनको रोक सकता है, नहीं बना रहा, उनका उत्पादन नहीं कर रहा, उसके इंडस्ट्री पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लोचदार है। सोच के लो, उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तुओं की संख्या सीमित है, यानी एक ही उत्पादक क्या कर रहा है? वस्तु बना रहा है या 2 ही वस्तुएं बना रहा है, तो पूर्ति कैसी होगी? बेलोचदार होगी, क्योंकि उसे लॉस हो या बेनिफिट उसे उत्पादन करना पड़ेगा, नहीं करेगा तो बिजनेस बंद हो जाएगा उसका। और इसमें ये सभी कारण क्या करते हैं? पूर्ति की लोच को प्रभावित करते हैं। तो मुझे लगता है बेटर समझ में आ गया होगा। इसी के साथ पूर्ति का सिद्धांत खत्म हो गया, लोच भी खत्म हो गई, और अब नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे इसी के साथ। बाय एवरीवन।